माय ए टू जेड लर्न सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है मैं भारत की प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग क्या आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द एशियंट इंडिया माने भारत का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और वो इतिहास किस टाइप का होगा, तो हम लोग ओल्ड, ठीक है, ओल्ड या कह सकते हैं हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द एंशियंट इंडिया, ठीक है। हमारे भारत के कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ बताएंगे किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जितनी भी सारी क्या होते हैं, जान महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, जानकारियां होती हैं, विशिष्ट हो वह या सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं हो या तथ्यों हो, ठीक है, या काल क्रमिक विवरण हो, ठीक है। काल क्रमिक विवरण वो पुराने समय से लेके अब तक का जो विवरण काल हो, उन सब के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम बता सकते हैं द क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट, क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्पेशल एंड पब्लिक इवेंट माने विशेष कोई घटना हो, ठीक है, या कोई पब्लिक इवेंट हो या कोई फैक्ट हो, इन सब से रिलेटेड हम लोग, ठीक है, टू पर्सन, किससे, पर्सन से या सोसाइटी से या कंट्री से रिलेटेड जो जानकारी होती है उसके बारे में स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे इतिहास का पिता कौन है, तो आपको याद रखना है हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस है, ठीक है। भारत के प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक, ठीक है, जो प्रथम सबसे फर्स्ट वास्तविक पुस्तक किसको माना जाता है, तो याद रखेंगे राज तरंगिणी को माना जाता है। किसको माना जाता है, राज तरंगिणी को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आगे का जो कुछ आगे हमने याद रखना है उत्कीर्ण चिन्ह, ठीक है, याद रखना है उत्कीर्ण चिन्ह। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, जो विशेष टाइप के ऐसे सिक्के जिनमें विशेष टाइप क्या होते हैं, निशान हो रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्कीर्ण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्राचीन सिक्कों को हम लोग क्या होते हैं, आहत सिक्कत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहत सिक्कत बोलते हैं, या पंच मार्क क्वाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पंच मार्क क्वाइन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। व्हाट आर द ओल्डेस्ट क्वाइन, ठीक है, सबसे पुरानी जो क्वाइंस होती हैं, इन ग्रेज मार्क कार्ड, इसको पंच मार्क क्वाइन के नाम से जानते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्टडी ऑफ द, ठीक है, स्टडी ऑफ द क्वाइंस माने जब सिक्कों की स्टडी किया जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूमिस मैस्टिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूमिस्टिक कहा जाता है। याद रखेंगे न्यूमिस्टिक किससे कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ द क्वाइन, ठीक है, याद रखें क्वाइन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस मैस्टिक बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रागैतिहासिक खोज, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरी हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या बोलते हैं, पेरी हिस्टोरिकल रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो याद रखिए डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। डॉक्टर जो प्राइम रोज थे ना, इन्होंने क्या किया था भारत में, ठीक है, प्री होस्टिकल रिसर्च की खोज किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिकल इंडिका, ठीक है, ये क्या है, एक कृति है, ठीक है, ये क्या है, एक कृति है, ठीक है। ये किसकी कृति है, तो याद रखेंगे स्टुअर्ट पिगट्स की। किसकी है, तो याद रखेंगे स्टुअर्ट पिगट की क्या है, कृति है, ठीक है। इसके बाद भारत में, ठीक है, चीनी यात्रियों ने, ठीक है, भारत में चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो इन टू शब्द प्रयोग किया था। इसको याद रखेंगे इन टू शब्द वर्ड, ठीक है, वर्ड इन्होंने क्या किया था, यूज किया था भारत के लिए, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो भी थे चीन के यात्री जो यात्रा करने आए थे, उन्होंने इस तरह का शब्द इन्होंने यूज किया, ठीक है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को, ठीक है, विशेष टाइप के उत्कीर्ण माने जो अच्छे अच्छे जो लेख हैं, उन लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे, याद रखेंगे अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इपिग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इपिग्राफी के नाम से। इपिग्राफी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे स्टडी ऑफ द, ठीक है, इनग्रेव राइटिंग्स, स्टडी ऑफ द इनग्रेव राइटिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। लिपियों के विकास, ठीक है, याद रखें, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है, या इसको पैलियोग्राफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैलियोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम, ठीक है, सबसे पहले भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे, हाथी की गुफा का अभिलेख है। किसमें? हाथी गुफा का अभिलेख में क्या होता है? सबसे पहले भारतवर्ष का नाम उल्लेख मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, प्राचीन भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो याद रखेंगे, सबसे अच्छा, ठीक है, याद रखें, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सिमेट्रिकल हिस्टोरी, ठीक है, याद रखें, सिमेट्रिकल हिस्टोरी ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, किसने याद तैयार किया था? याद B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। किसने याद रखा था? याद रखें, B.A. स्मिथ, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? प्रिपेयर किया था। क्या किया था? प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर्ड इन्होंने क्या किया था? तैयार किया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री, ठीक है, याद रखेंगे, इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखना है हिस्ट्री, इतिहास, ठीक है, ये इसका क्या है? इतिहास है। इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है? 3 भागों में, ठीक है। कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। इसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल हो गया, आधे ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। प्राग का मतलब क्या आता है? सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे क्या है? प्राचीन, ठीक है, प्राचीन ऐतिहासिक काल हो गया, जिसको हम लोग क्या होता है? प्री हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। आधे का मतलब क्या आता है? मध्य, ठीक है, प्रोटो मध्य ऐतिहासिक काल हो गया, और ऐतिहासिक का मतलब जो अभी 600 ईसा पूर्व से आगे का जो ऐतिहासिक है, इसको हम लोग क्या होते हैं? हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिकल का मतलब क्या आता है? यहाँ पे मानव उत्पत्ति से लगभग जब मानव क्या था? ओरिजिन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, या कैसे मानव क्या था है का जो विकास हुआ था, ठीक है, ओरिजिन हुआ था, उससे लगभग 3000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, मानव का जन्म से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक की जो जानकारी मिलती है ना, ऐसे इतिहास को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। लगभग 3000 से लेके 600 ईसा के बीच को जो टाइम इरा को हम लोग बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल बोला जाता है, और 600 ईसा पूर्व से लेके अब तक का जो हिस्ट्री है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड या ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस टाइम में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र है स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? क्या मिलता है? कुछ पुरातात्विक साक्ष्य माने एविडेंस, ठीक है, जो पुरातात्विक मतलब पुराने समय के जो पत्थरों वगैरह जो चीजें मिले हैं, उन्हीं के साक्ष्य के बेस को क्या किया जाता है? लिखा जाता है। इसका कोई जो एक्चुअली जो इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रोटो हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसको बोलते हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है, ठीक है। ये तो लिखित है, लेकिन क्या है? इनको हम लोग पढ़ समझ नहीं सकते हैं। ऐसे ऐतिहासिक को हम लोग बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद 600 पुरातात्विक या साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य में क्या होते हैं? तो हम लोग ज्यादातर जो हिस्ट्री क्या होते हैं इसके और इन दोनों के बीच क्या होता है? स्टडी किया जाता है। आगे समझते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हमारे भारत में जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम लोग किन किन स्रोतों का क्या होता है? उपयोग करते हैं। तो हम लोग को धार्मिक ग्रंथ का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिलीजियस टेक्स्ट यूज किया जाता है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट यूज किया जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं, और आर्चियोलॉजिकल एविडेंस माने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में क्या आते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं, और कुछ विदेशी विवरण होते हैं जिसको फॉर्जन डिस्क्रिप्शंस के नाम से जानते हैं। तो इन सब स्रोतों का यूज करके हम लोग क्या आते हैं? भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो सबसे पहले पढ़ने वाले जो विद्वान है उसका नाम है जेम्स प्रिसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिसेप है। उन्होंने 1837 ईस्वी में सबसे पहले ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, भारत में जो सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट है उसको बोलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट।
पुराने स्क्रिप्ट है जिसको जिसको फर्स्ट टाइम किसने पढ़ा था, तो याद रखें जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था इन 1837 एडी में। ठीक है, इस 1837 एडी में ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों को संकलन करता किसे माना जाता है, तो जो भारत में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं उनके संकल्प उनका जो है लेखक किसको माना जाता है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है, महर्षि कृष्ण देव्यापन वेद व्यास को माना जाता है। तो सिंपल से याद रखेंगे किसको माना जाता है, तो वेद व्यास को क्या जाता है, माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। ठीक है, अगर बात करते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के सबसे पुराने राजा कौन से, तो याद रखेंगे वैश्वत मनु। ठीक है, किसको माना जाता है, वैश्वत मनु को माना जाता है, सबसे पुराना राजा में से एक माना जाता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो याद रखें वायु जो पुराण है इसमें गुप्त वंश और शुंग वंश का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, कौन से पुराण में, तो वायु पुराण के वायु पुराण में किसका उल्लेख है, तो गुप्त वंश और शुंग वंश का क्या है, इनका उल्लेख माना जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कौटिल्य। ठीक है, जो है कौटिल्य क्या है, एक लेखक है जिनका नाम कौटिल्य, इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में, ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी, ठीक है, उस बुक में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो याद रखिए मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने ज्यादातर किसके बारे में लिखा है, तो याद रखिए मौर्य वंश के बारे में जानकारी लिखा है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे कल्पसूत्र। ठीक है, फ्रॉम विच द टेक्स्ट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द जैन ऑब्टेन बाय किसके, कल्प सूत्रा के बारे में, कल्प सूत्रा से क्या आता है, जानकारी प्राप्त मिलती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया, सांस्कृतिक मान्यता के अंतर्गत एक संगठन है। ठीक, क्या है के अंतर्गत क्या है, एक संलग्न संगठन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो याद रखेंगे आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है जो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण इज रिलेटेड विच डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, वंश, किस वंश से संबंधित है, तो याद रखें आंध्रा सतवाहन डायनेस्टी से संबंधित है। ठीक है, विष्णु पुराण इज रिलेटेड टू द विच डेंसिटी विष्णु जो पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका खरोष्ठी लिपि, ठीक है, याद रखें खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, तो याद रखें दाएं से बाएं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। कौन सी, खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके बाद नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो याद रखें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नारद स्मृति गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द विच डिसेंट्री, याद रखें गुप्त डिसेंट्री के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुस्तक मनुस्मृति को मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, शुंग, याद रखेंगे शुंग ग्रंथ का मानक जो ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे मनुस्मृति को बोला जाता है। ठीक है, विच इज द कॉल्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑफ द शुंग पीरियड, शुंग पीरियड में सबसे जो है अच्छी पुस्तक कौन किसको मानते थे, तो मनुस्मृति को मानते थे। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो याद रखेंगे सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंदर पुरुष की स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलना। ठीक है, याद रखें प्रारंभिक महाभारत का जो सबसे प्रथम माने फर्स्ट टाइम प्रथम उल्लेख कहाँ मिला था, तो याद रखें आश्रय लायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ इससे मात्र
8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। ठीक है, इसका नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, याद रखेंगे। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आश्रम वलाय गृह सूत्र में मिलता है। इसमें लगभग 8800 श्लोक थे। इसका नाम लोग बाद में इसको जय संहिता रख दिया था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया है। भारत और श्लोक हो गया है। भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखेंगे, भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत साहित्य संहिता, यह महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, कितना? इसके अंदर लगभग 1,00,000 क्या है? श्लोक पाए जाते हैं महाभारत के अंदर। इसको एक और नाम से जानते हैं, सत साहित्री संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जाते हैं पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? इसमें हम लोग पूरा लेख विद्या में हम लोग किस के बारे में स्टडी करते हैं? क्या शिला लेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह भी आप लोग को याद रखना है। फिर इसके बाद याद रखेंगे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिग्राफी? एपिग्राफी क्या होता है? ठीक है, तो स्टडी ऑफ द इनक्रिप्शनल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ द इनक्रिप्शनल, माने शिला लेखों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमको समझना है पूरा पुराव शेष का महानतम अन्वेष किसे माना जाता है? याद है, पूरा शेष का महानतम अन्वेष किसे माना जाता है? तो हम याद रखेंगे, डार्विन को माना जाता है। किसको माना जाता है? डार्विन के बारे में, डार्विन को जाना जाता है। ठीक है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? याद है, रेहल्ला, रेहल्ला के नाम से इब्न बतूता की यात्रा, किसका? इब्न बतूता की यात्रा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिए, रेहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, बाय व्हाट नेम इज द आइबियन इब्न बतूता ट्रेवेलोंगर्स फेमस? रेहल्ला, रेहल्ला पुस्तक में उन्होंने अपने बारे में इन बतूता यात्रा के वृत्तांत के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो हेन सांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, याद रखें, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म की अध्ययन, बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, आ जाते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। कुछ अभिलेख के बारे में और शासक के बारे में हम लोग जानकारी साझा करते हैं। ठीक है, जैसे हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, याद रखें, हाथी के गुफा का, हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, इसको हाथी गुफा इंस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किस के शासक काल में मिलते हैं? तो याद रखें, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग, याद है किसके? याद है, कलिंग नरेश खारवेल के शासक काल में इसका अभिलेख बना था। ठीक है, ये होला अभिलेख एनहोला, ठीक है, इसको बोलते हैं एनहोला अभिलेख। किसके मिलता है? किसके शासक काल में मिलता है? तो पुलकेशिन सेकंड के, किसके? पुलकेशिन सेकंड के अंदर शासन काल में इसको, इसके इस अभिलेख का निर्माण हुआ था। ठीक है, नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक किसके बारे में? याद रखेंगे, गौतमी बालश्री के शासक काल में इसके बारे में, इस लेख के बारे में, इस लेख को लिखा गया था। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख किसके? रुद्रदामन। ठीक है, किसके? याद रखेंगे, रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे, समुद्रगुप्त के शासन काल में इसका अभिलेख बनाया गया। ठीक है, मंदसौर अभिलेख कहाँ? तो याद रखेंगे, मालवा नरेश यशोवर्मन के शासन काल में लिखा गया था। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, याद रखें, ग्वालियर अभिलेख किसके? तो प्रतिहार नरेश भोज के अंतर्गत मिला गया था। देववाड़ा अभिलेख, इसको याद रखेंगे, बंगाल शासक विजय सेन के अंतर्गत। ठीक है, और बीतरू या जूनागढ़ का अभिलेख किसके? याद रखेंगे, तो स्कंद गुप्त के शासन काल में इसको स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद कुछ जानकारी और है, जैसे बौद्ध स्तंभ के लेख से। ठीक है, हमें याद रखना है, बौद्ध स्तंभ के लेख से किसकी जानकारी मिलती है? याद रखेंगे, शुंग काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हेंग सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन। ठीक है, हेंग सांग ने, ठीक है, हेंग सांग ने अपनी यात्रा, वो क्या करता था? जगह, एक जगह से दूसरी जगह क्या था? ट्रेवल करता था उसने, और जहां भी जाता था वो अपनी वो किताब लिखता था। ठीक है, अपने बारे में, वहाँ के जब लोगों के बारे में, वहाँ के शासक के बारे में लिखता था। और उस पुस्तक क्या नाम है? तो याद रखेंगे, सी युकी। क्या नाम है? सी युकी नाम, याद रखेंगे, सी युकी। ठीक है, याद रखें, क्या नाम है? सी युकी नाम है, तो उसके बारे में भी याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद याद रखना है मोरक्को का यात्रा, इनको तो याद रखें, मोरक्को की यात्रा, ठीक है, किसके बारे में, मोरक्को की यात्रा। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ पे आया था, याद रखने, ये जो इब्न बतूता भारत में किस टाइम में आया था, तो याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, उस तुगलक ने उसको क्या बना दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था, ठीक है। मोरक्को को मोरक्को का यात्रा, इब्न बतूता यात्री, मोरक्को का जो यात्री था ना, उसका नाम था इब्न बतूता। को इब्न बतूता को क्या किया था, उन्होंने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसके दरबार काल में आया था, याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार काल में आया था, ठीक है। मार्को पोलो, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो मार्को पोलो है ना, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो याद रखेंगे पांड्य राज्य की। किस यात्रा का उल्लेख मिलता है, तो याद रखेंगे पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो याद रखें शुंग वंश का इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द विच डिसेंट्री इज रिवील्ड फ्रॉम द पतंजलि महाभाष्य। शुंग डिसेंट्री माने किसके वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे कुछ लेखक हैं, ठीक है, उन कुछ चीनी लेखक है, उनके बारे में जानकारी साझा करते हैं, ठीक है। लेखक का नाम है फायांग, क्या नाम है, फायांग। अब फायांग कब आया था, तो लगभग 399 से लेकर 414 ईसा के पूर्व के बीच रहा भारत में, ठीक है। इसने भारत की दशा का विवरण, ठीक है, इन्होंने क्या किया था अपने लेख में, ठीक है, अपने लेख में भारत की दशा का विवरण का वर्णन किया है, ठीक है। ये कहाँ का यात्री था, तो याद रखिए यह प्रथम चीनी यात्री था जो भारत में आया था। किसके काल में आया था, तो याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में ये भारत आया था। समय भारत की यात्रा की थी, इसने गुप्त काल में वस्तु का विनिमय का माध्यम कौड़ियां, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, विनिमय का माध्यम क्या था, कौड़ियां, और चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल के देव निर्मित बताया, ठीक है। इसको राजमहल क्या बताया था, इन्होंने देव निर्मित बताया था, ठीक है। इसके बाद है हेनसांग 629 से लेके 645 ईसा पूर्व के बीच आए थे, ठीक है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी शिव की, क्या लिखी थी, शिव की पश्चात संसार के लेख। इन्होंने क्या उसमें क्या लिखा था, पश्चात संसार का लेख बताया था। ये हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि में विभूषित किया था। हर्ष को किसमें, या शिलादित्य की उपाधि में विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद इत्स्यांग, ठीक है, जो चीनी यात्री है उसका नाम है इत्स्यांग। कुल 3 चीनी यात्री भारत में यात्रा करने आए थे। पहले का नाम था फायांग, दूसरे का नाम था हेनसांग और तीसरे का नाम था इंत्स्यांग ने क्या किया था, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं के बारे में लिखा था। इन्होंने चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय में अंतरत रहा, ठीक है, और यहाँ क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध के बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त किया था, ठीक है। इसके बाद आके सती प्रथा का प्रथम सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, याद रखिए इस टॉपिक को भी याद रखना है। जो सती प्रथा का जो प्रथम लिखित साक्ष्य लगभग 510 ईस्वी को भानुगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो जो सती प्रथा का जो प्रथम जो अभिलेख कहाँ से मिलता है, तो याद रखेंगे भानुगुप्त के एरण, इसके भानुगुप्त के एरण के अभिलेख से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ जानकारी और साझा करते हैं। काल कितने होते हैं, ठीक है, तो हमने स्टोन एज, पाषाण काल, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टोन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, स्टोन एज के नाम से। स्टोन एज को हम लोग 3 भाग में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। स्टोन एज को हम लोग क्या किया है, 3 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। कौन कौन सा है, तो याद रखें
पैलियोलिथिक एज, क्या नाम है इसका? पैलियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल बोलते हैं। इसके बाद मेसोलिथिक एज, जिसको हम लोग क्या होते हैं? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। और इसके बाद नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग क्या होते हैं? नव पाषाण काल बोलते हैं। इनका जो समय रहा है ना, लगभग 2600 लाख से, ठीक है, 2600 लाख से लगभग 9000 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखें, ईसा पूर्व के बीच के जो समय रहा को हम लोग क्या बोलते हैं? समय रख हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मध्य पाषाण काल, इसको लगभग 9000, याद रखें, 9000 से लगभग 4000 ईसा पूर्व का समय काल को हम लोग मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद नव पाषाण काल को लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व के बीच के समय काल को हम लोग क्या होते हैं? नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। 26 लाख से लगभग 9000 ईसा पूर्व के बीच को हम लोग क्या आते हैं? 3 भागों में, ठीक है, इसको हम लोग क्या आते हैं? 3 भागों में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पूरा पाषाण काल होता है, उच्च पूरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल लगभग 26 लाख से लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के बारे में जानकारी करने को हम लोग क्या होते हैं? निम्न पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 4 लाख ईसा पूर्व के बीच की जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। और 4 लाख से के बीच, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व के बीच क्या होता है? स्टडी को हम लोग जानकारी प्राप्त करने को हम लोग बोलते हैं उच्च पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको जानकारी रखना है, ठीक है। और इसके बाद पाषाण युनि अनुसंधान, ठीक है, पाषाण युनि अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण युनि अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखें, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। हु द क्रिएटेड विथ स्टार्टिंग रिसर्च, ठीक है, हु इज द क्रिएटेड विथ रिस्टार्टिंग रिसर्च ऑन द स्टोन एज। तो स्टोन एज के बारे में किसने स्टोन एज के बारे में किसने स्टडी किया और किसने इसका आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है, ठीक है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल, ठीक है, मानव इतिहास का जो प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? याद रखें, पूरा पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। प्राचीन भारत के औजार, ठीक है, प्राचीन जो भारत और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो उस टाइम के लोग उसको किस टाइप का चीज का यूज करते थे? पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है। विच मटेरियल वाज यूज बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन, ठीक है, इनहेबिटेंट ऑफ द एंशिएंट इंडियंस टू द मेक टूल एंड द वीपन्स, ठीक है, जो टूल और वीपन्स को बनाने में किस चीज का यूज करते थे? तो स्टोन का यूज करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को, ठीक है, भारतवर्ष को किस द्वीप खंड के नाम से जाना जाता था? तो इसको भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो भारतवर्ष को, ठीक है, भारत जो वर्ष को, ठीक है, पहले लोग किस नाम से जानते थे? तो याद रखेंगे, जम्बू द्वीप के, ठीक है, जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो केवल इतना ही है। इसके आगे का जो पीडीएफ है, हम इसके बारे में जानकारी कल देंगे।